हेलो एंड एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें हम दो ध्रुवीयता के अंत वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य पूर्व संकट, जिसमें हम स्पेशली अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मध्य पूर्व संकट ये आखिर है क्या। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत अधिक लाभ होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य पूर्व संकट क्या है। देखिए मध्य पूर्व क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, तो दो महाशक्तियां सामने आई, यानी कि एक आपकी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और दूसरी महाशक्ति यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये दोनों अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने सिद्धांतों को, अपने विचारधारा को प्रसारित करने के लिए दुनिया के कोने कोने में, पूरे दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी विचारधारा को अपनाने वाले देशों इसके लिए प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में हमने जो है देखा कि जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था, उनमें एक होड़ सी मची हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने जो है विचारधारा में समाहित करने की, अपने सिद्धांतों में समाहित करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा देश उनकी तरीके की आइडियोलॉजी को अपनाएं, ये उनका प्रयास चल रहा था। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मध्य पूर्व क्या है। सबसे पहले तो मध्य पूर्व टर्म समझिए। दरअसल इसमें दक्षिण पश्चिम एशिया का हिस्सा आता है, और दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ साथ इसमें दक्षिण जो पूर्व यूरोप है, दक्षिण पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा, और इसमें आता है आपका उत्तर पूर्वी अफ्रीका, यानी कि दक्षिण पश्चिम आपका एशिया, उसके बाद दक्षिण पूर्वी यूरोप, और उसके साथ उत्तर पूर्वी अफ्रीका वाला जो ये क्षेत्र है, इसको ब्रिटेन ने जो है सबसे पहले, इसमें इस शब्द का प्रयोग था वो ब्रिटेन ने शुरू किया था। इसमें सबसे पहले ध्यान जानते हैं कि मध्य पूर्व में आने वाले देश कौन कौन से। इसमें ईरान है, इसमें इराक है, बहरीन है, इज़राइल है, यमन है, जॉर्डन है, कतर, कुवैत, लेबनान, ओमान, फ़िलिस्तीन, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस। दरअसल देखिए था क्या, जो मध्य पूर्व संकट है इसको समझने की कोशिश, इसलिए हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कि हम 19वीं जब 20वीं शताब्दी में देखें तो जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटेन ने, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सशक्त था, और उसने दुनिया के कोने कोने के जो भूभाग थे, छोटे छोटे से जो भूभाग थे, जो कमज़ोर थे, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, उन्हें अपने उपनिवेश बनाया हुआ था। भारत भी जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के सैनिकों की जो अफगानिस्तान के कबीलाई थे, इनके साथ कई बार लड़ाइयाँ हुई, लगभग 3 बार यहाँ पे लड़ाई हुई। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि जो अफगानिस्तान है वो दरअसल ईरान और भारत पाक वाला जो क्षेत्र है, उपमहाद्वीप है, इसमें एक बफर स्टेट का काम करता है जो अफगानिस्तान है। ठीक है, अब देखिए दरअसल क्या था कि शुरुआती जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस वक्त में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले ब्रिटेन सशक्त था, इसलिए अफगानिस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन अपना नियंत्रण चाहता था। ब्रिटेन अफगानिस्तान को भी अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, उसकी मर्जी से चीज़ें चलती थी। अब क्या था, बफर स्टेट कौन था, यानी कि मध्यवर्ती जो राज्य था वो अफगानिस्तान था, और किसके किसके बीच था, ईरान के बीच में और भारत पाक उपमहाद्वीप में, महाद्वीप में। और इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था, इसका मूलभूत उद्देश्य था कि जो सोवियत संघ था उससे आने वाले जो जार सैनिक थे, उन सैनिकों से इस क्षेत्र को बचाना। यानी कहने का मतलब है ये एक बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है कि दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र वाले या दो अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र वाले जो दो स्टेट हैं, उनके बीच में एक ऐसा स्टेट
या एक ऐसी कंट्री, दो अलग अलग देश, भौगोलिक क्षेत्र वाले जो देश हैं या जो अलग अलग देश हैं, शत्रु हैं, उनके बीच में एक ऐसा जो देश है जो उनके बीच में एक काम कर सकते हैं कि उनके बीच युद्ध होने से उनको रोकता है, ठीक है, तो युद्ध की तीव्रता को कम करता है। तो ऐसा जो स्टेट है वो बफर स्टेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि भारत पाक उपमहाद्वीप और ईरान के बीच में जो है ये बफर स्टेट का काम करता था, जार सैनिकों को रोकता था इस क्षेत्र में घुसने से, ठीक है। तो अब ये समझिए कि दरअसल हुआ क्या कि दक्षिण पश्चिम एशिया में इनकी दिलचस्पी क्यों बढ़ी। दरअसल सोवियत संघ चाह रहा था हर एक पूरे यूरोप में, एशिया में, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया में कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके आइडियोलॉजी को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके जो शासन की पद्धति है उसको अपनाएं। ठीक इसी तरीके अमेरिका भी ऐसी कोशिश कर रहा था। ये होड़ सी मची हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो इसी तरीके से जो सोवियत संघ था वो दक्षिण पश्चिम एशिया में कदम रखता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन के पास पावर थी पहले, अब वो सोवियत संघ के पास चली आती। सोवियत संघ धीरे धीरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। सोवियत संघ काबुल में अपने जो है सबसे पहले वहाँ पे जो है हवाई अड्डा तैयार करता है, और जो अमेरिका है वो कंधार में, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो सोवियत संघ था उसने काबुल में यहाँ पे यूएसएसआर ने क्या करा, हवाई अड्डा बनाया, और कंधार में इसने क्या करा, यूएसए ने हवाई अड्डा बनाया। तो मूलभूत उद्देश्य क्या था, कनेक्टिविटी का था कि इससे हम जो है यहाँ पे अपने सैनिकों को, अपने जो अधिकारियों को यहाँ पर भेजें, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अफ़गानिस्तान को ज़्यादा हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद जहीर शाह थे उनकी राजशाही रही थी, यहाँ पे राजा का शासन था शुरुआती वर्षों में। तो मोहम्मद जहीर शाह ने 1973 तक यहाँ पे राजशाही की थी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जब यहाँ पे सोवियत संघ ने घुसपैठ शुरू कर दी, अमेरिका ने अपनी तरफ से घुसपैठ शुरू कर दी, फिर काबुल में जो है खाद्य भंडार बनाने शुरू कर दिए सोवियत संघ ने, कुल मिला के बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू करा, उसको सपोर्ट करना शुरू करा अफगानिस्तान को शुरुआती दौर में। तो सड़क मार्ग बनाने शुरू करे, समुद्री मार्ग बनाने शुरू करे, उसने जो है वहाँ पे हवाई अड्डे तैयार करने शुरू करे। जब उसने, देखिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि दोनों में कितनी होड़ मची हुई थी, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर हो, चाहे वो यूएसए हो, दोनों में होड़ मची हुई थी। माने काबुल में सोवियत संघ ने यहाँ पे क्या बनाया, खाद्य भंडार बनाया, ठीक है, और यहाँ पे गेहूं भर दिए अमेरिका ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो इस तरीके दोनों होड़ मची हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद से धीरे धीरे सोवियत संघ का जो प्रभाव था वो अफगानिस्तान पर ज़्यादा बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मोहम्मद जहीर शाह थे 1973 तक जो है सत्ता में आए थे, और इसके बाद इन्हीं के जो वंशज थे, जो दाऊद खान थे, मोहम्मद दाऊद खान, वो जो है यहाँ पर एक तटस्थ सरकार बनाने में सफल रहे, और इन्होंने यहाँ के राष्ट्रपति का पद संभाला। और यहीं पे एक नेता थे हफीजुल्लाह अमीन, ये एक कम्युनिस्ट नेता थे, और इन्होंने यहाँ पर अंदर खाने रहकर धीरे धीरे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बना डाली, कम्युनिस्ट दल बना डाला। और इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ बनती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी। और जब ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, उसके बाद जो हफीजुल्लाह अमीन थे, इनके नेतृत्व में 1978 में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई इनके नेतृत्व में। और इन्होंने जो क्रांति कराई, उसकी वजह से जो दाऊद खान थे वो उनका तख्ता पलट हुआ, और वो परिवार सहित यहाँ पे मारे गए। इसके बाद तख्ता पलट होने के बाद हफीजुल्लाह अमीन ने, जो कम्युनिस्ट नेता थे, नूर मोहम्मद तराकी को, जो अफ़गानिस्तान था वहाँ का राष्ट्रपति, घोषित कर दिया। इन्होंने अपना शासन चलाया। उसके बाद एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, जो ये रिवॉल्यूशन था जिसमें मोहम्मद दाऊद खान का तख्ता पलट हुआ था, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रेवोल्यूशन किया था, क्रांति की थी, जिसमें जो राजशाही के बाद के
जो सरकार थी, जो सिस्टम था या जो शासन पद्धति थी, उसकी जो अवशेष बचे हुए थे उनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंका गया, क्योंकि क्रांति का मतलब ही होता है समूल परिवर्तन। और इस तरीके से वहाँ पे एक पार्टी के शासन को स्थापित किया गया, यानी कि एक दलीय व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई। और पहले राष्ट्रपति वहाँ पर बने नूर मोहम्मद तराकी, ठीक है, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति बने थे, नूर मोहम्मद तराकी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1978 से लेकर 1979 तक यहाँ पे 3 रेवोल्यूशन हुए कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। अब जब यहाँ पे नूर मोहम्मद तराकी जो है राष्ट्रपति बन गए, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्क्सवादी लेनिनवादी जो सोच थी उसको यहाँ पे थोपा जाने लगा और इससे लोगों को आतंकित किया जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मुजाहिद थे, मुजाहिदीन, यानी कि मुजाहिदीन, ध्यान रखिएगा, इसको तालिबान भी कहा जाता है। और तालिबान जो था वो क्या था, ऐसे विद्यार्थी जो कट्टर इस्लामिक सोच वाले थे, उन विद्यार्थियों ने इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। एक तालिबानी आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया गया और इससे जो सोवियत सरकार थी वो खुश नहीं थी। और इस वजह से क्या हुआ, सोवियत सरकार के खुश ना होने की वजह से ये कोशिश करी गई कि जो हाफिजुल्ला अमीन है, हाफिजुल्ला अमीन जो है मोहम्मद तराकी जो है उससे उनसे अलग हो जाए, उनसे क्या हो जाए, अलग हो जाए, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाओं को चला रहे थे। हाफिजुल्ला अमीन पूरी तरीके से पूरे शासन व्यवस्था पर नियंत्रण इनका था, भले ही राष्ट्रपति ये थे, और इसलिए ये चाहते थे कि नूर मोहम्मद जो तराकी हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हो जाए। लेकिन उससे पहले ही उनको मरवा दिया गया। हाफिजुल्ला अमीन नूर मोहम्मद तराकी को क्या किया गया, उनसे पहले ही मरवा दिया गया। इसके बाद नूर मोहम्मद तराकी की जगह पर राष्ट्रपति बने हाफिजुल्ला अमीन। लेकिन इनके शासन व्यवस्था के तरीके में बिल्कुल भी लोगों को शासन का जो तरीका वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाफिजुल्ला अमीन का व्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल गई और इस तरीके से वहाँ पे जो मुजाहिदीन थे, यानी कि जो तालिबानी थे, उन्होंने धीरे धीरे इनके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। जो मुख्य मार्ग होते थे उनसे जो छोटे छोटे मार्ग थे उनको अवरुद्ध करना शुरू कर दिया गया, है ना। तो इस तरीके से जो पीडीपी थी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका धरातल खोता चला गया, धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। और इस तरीके से क्या हुआ कि सोवियत संघ को लगा कि वो धीरे धीरे यहाँ से अपनी सत्ता को गंवा देगा, अफगानिस्तान उसके हाथ से चला जाएगा। और इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे आए सोवियत जो सैनिक थे, 1979 में ही सोवियत सैनिकों को यहाँ भेजा गया ताकि वो यहाँ की शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लें। और यहाँ पे जो याद रखिएगा, हाफिजुल्ला अमीन है, उनको मार दिया गया। और हाफिजुल्ला अमीन को जब मार दिया गया तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, किसको राष्ट्रपति बनाया, बबराक कमाल राष्ट्रपति बने 1979 में। इनको राष्ट्रपति बनाया गया अफगानिस्तान का, और वो सोवियत संघ के तरीके से चीज़ों को चलाने की उन्होंने कोशिश करी, उनके अनुसार शासन पद्धति को चलाने की कोशिश करी। लेकिन अब एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा था, दरअसल इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान है दक्षिण पश्चिम एशिया, यहाँ पे जो हमारा, वैसे अगर आप अफ़गानिस्तान को देखेंगे तो वो दक्षिण एशिया वाले हिस्से में आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान है उसमें सोवियत संघ अपनी जो है प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है, इसको अपने अनुरूप शासन पद्धति में ढालना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी कोशिश कर रहा था, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद में इसमें सवाल उठाए। उसने कहा कि क्योंकि सोवियत संघ का दखल उसको बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान में पसंद नहीं आया, इसलिए उसने मना किया कि यहाँ पे सोवियत संघ को अपने सैनिकों को बाहर बुलाना चाहिए, वापस बुलाना चाहिए, और यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान उसको अपने तरीके से शासन पद्धति करने देना चाहिए। तो इस तरीके से तनाव की स्थिति बनी और ये पूरा का पूरा जो दौर था पूरा कोल्ड वॉर का दौर था। और इस तरीके से हमने देखा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2000 इसके बाद क्या होता है कि 9/11/2001 यानी कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जब हमला होता है, तो उसके बाद से अमेरिका ने अपनी पूरी नाटो सेना जो है यहाँ पर भेज दी थी अफ़गानिस्तान में, आपने देखा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अमेरिका ने अपने अनुरूप जो है सरकार बनाने की कोशिश की। 2004 में यहाँ पे
नवनिर्वाचित सरकार बनी जो कि हामिद करजई की सरकार थी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे जो अमेरिकी सैनिक थे वो इसलिए लाए गए थे ताकि यहाँ पे तालिबानी जो अलकायदा आतंकवादी गुट है उसको ख़त्म किया जा सके, तालिबानी जो आतंकवादी गुट है उसको ख़त्म किया जा सके। और इस तरीके से यहाँ पर नेटो सेना आई। आपने देखा कि 31 अगस्त 2021 को यहाँ से जो अमेरिका की सेना है वो वापस जा चुकी है वो वापस जा चुकी है। और इस तरीके से अमेरिका ने भी बाद में अपने तर्ज पे इस पर ढालने की कोशिश करी सूबे संघ के विघटन के पश्चात अफ़गानिस्तान को। अभी वर्तमान समय में वहाँ पे तालिबानी जो गुट है उसकी सरकार है ना, तालिबानी सरकार वहाँ पे काम कर रही है, वर्क कर रही है। और इस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो दौर था मध्य पूर्व में संकट का दौर था, कई उठापटक यहाँ पर हुई। और लेकिन मेन कारण क्या था कि जो अफ़गानिस्तान था उसमें सोवियत जो संघ था उसके हस्तक्षेप का मूल कारण क्या था? सबसे पहले गर्म पानी की जो बंदरगाह थी उनको खोजना था। देखिए क्या हो रहा था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा होड़ मची हुई थी अलग अलग देशों को अपने शासन पद्धति में ढालने की, वो इसलिए भी थी ताकि वहाँ के खनिज संसाधनों का भी उपभोग किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका था, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कि 2003 में अमेरिका में जो है अमेरिका ने इराक पर हमला किया उसका मूलभूत उद्देश्य क्या था? वो कह रहा था सामूहिक संहार के हथियार है, लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे तेल के कुओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। दूसरा, सोवियत संघ का मेन कारण था हस्तक्षेप का तुर्की, ईरान एवं अफगानिस्तान से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी ये आ रहे हैं दक्षिण जो पश्चिम एशिया वाला जो क्षेत्र है उसमें जो ये सीमाएं आ रही हैं उनको उनकी सुरक्षा की जा सके। तो इस तरीके से हमने ये देखा मध्य पूर्व संकट, जिसमें हमने अफगानिस्तान के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अरब स्प्रिंग के बारे में। किस तरीके से जो हमारे अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं उनमें जो रेवोल्यूशन हुए थे, जो क्रांति हुई मेन वहाँ की शासन सत्ताओं के प्रति, किस तरीके से इस क्षेत्र में लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद।